आपसे मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था, आज फिर आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी राय में क्या हर व्यक्ति में इक्वल बिजनेस सेंस या स्टार्टअप की सेंस होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। और ऐसे कई मूर्ख आपने देखे होंगे जो कई स्टार्टअप कर चुके होंगे और हर स्टार्टअप 6 महीने बाद एंड अप हो जाता है। और जब वो बना के लाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो देख के लगता है कि अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या होने वाला है। और 6 महीने 1 साल होते होते सब चौपट हो जाता है। क्योंकि उद्यम की दुनिया उतनी आसान नहीं जितना हम सोचते हैं, जटिल दुनिया होती है। बाजार बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार करता है। उन सब व्यवहारों को झेलने की पेशेंस, जोखिम लेने की क्षमता, वो अगर बहुत बड़े पैमाने पर है और आपके पास कुछ नया सच में ऐसा आइडिया है, ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर सकते हैं जिसकी जरूरत समाज को है, तब भी एक अच्छी खासी पेशेंस, परसेवरेंस होगी, तब तो मामला चलेगा। अगर कोई सोचे कि मैं एक झटके में सब कुछ कर लूं, तो वो बाजार की दुनिया में संभव नहीं होता और कंपटीशन बहुत टफ होता है। उसमें कब कौन आपको उखाड़ देगा, ये खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए उद्यमशीलता जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं होती है। और गांधी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हर व्यक्ति उद्यमी नहीं हो सकता। उद्यमशीलता का गुण किसी किसी व्यक्ति के पास होता है, और जिसके पास होता है उसको वो कहते हैं, सामान्यतः वो वैश्य समुदाय के लोग हैं, उनके पास होता है। ये बात 100% गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति उद्यमशील कैसे बनता है, उसका एक हिस्सा जेनेटिक मान सकते हैं। और मेरे ख्याल से उद्यमशीलता में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं होता होगा। कोई ऐसी रॉकेट साइंस थोड़ा ना है कि उसके लिए कोई बहुत हाई किस्म की जेनेटिक्स चाहिए। होता क्या है कि मुझे ध्यान है कि मेरा एक हॉस्टल मेट, अब तो आईएएस बन गया था उसी समय, वो एक मारवाड़ी परिवार से था। 4-5 दोस्त थे, मारवाड़ी परिवार से सब थे और सब वो आईएएस आईपीएस बन गए। उस समय एक दौर था उनका। तो उनमें से एक से मैंने पूछा, वैसी बात चली हॉस्टल में कि पहली प्रेफरेंस क्या रखोगे, तो हम सब तो आईएएस वाले थे, आईएएस रखेंगे। उससे कि मैं आईआरएस रखूंगा। तो हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ। हम समझ नहीं पाए मारवाड़ी आईआरएस क्या मतलब हुआ। बोला अरे मारवाड़ी को पता है धन की भूमिका क्या है जीवन में। रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू सर्विस है। हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, लेकिन देश का बढ़ते बढ़ते अपना बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है? बढ़ाएंगे, आईआरएस नंबर 1 पे रखेंगे। फिर उसे किसी ने बताया कि आईआरएस नंबर 1 पे कोई रख देता है ना, तो फिर भारत सरकार सुनिश्चित करती है कि सिलेक्शन नहीं हो इसका। तो क्योंकि जो चेहरे पे करप्ट लिखवा के आया है उसको तो इंटरव्यू में धो ही देते हैं। तो उसने बड़ा मजबूर होकर नंबर 1 पे आईएएस लिखा और भगवान से रात दिन प्रार्थना की, धूप अगरबत्ती, भगवान आईएएस देना मत, रैंक इतना खराब लाना कि आईआरएस ही मिले, बहुत अच्छा रैंक मत लाना भगवान। उसी समय ओबीसी आरक्षण शुरू हुआ तो भाई साहब ओबीसी में आते थे और रैंक आ गया अच्छा, तो आईएएस में जाके गिरे। मैंने जीवन में एक ही व्यक्ति देखा जो आईएएस मिलने से दुखी हुआ था, वरना मैंने सबको खुश होते हुए देखा है। वो दुखी हो गया, बोले यार आईआरएस नहीं मिला। वहां जो बोरी भर भर के पीटते वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। हालांकि ये रोचक बात है कि बाद में बहुत शानदार अधिकारी बना और इस समय वो बहुत बढ़िया काम करने वाले अधिकारियों में काउंट होता है, उसका नाम बहुत ज्यादा है। तो उसने एक बात और बताई, जो बात महात्मा गांधी भी करें और जो बात राहुल गांधी के पक्ष में भी जाती है, जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं जाती है बात, वो ये है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि भाई राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ क्यों बनता है, नेता का बेटा नेता क्यों होना चाहिए। राहुल गांधी वंशवाद, ये वाद वो वाद, है ना। और भारत में कुछ को छोड़ दें, बाकी सारे के सारे मुख्यमंत्री और लगभग सारे राजनेता उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही चलते रहते हैं। तो उसका विरोध करना आसान बात है, लेकिन उसके समर्थन में भी एक तर्क है, और वो तर्क महात्मा गांधी की वर्ण व्यवस्था के तर्क से मेल खाता है। वो ये है, तो जैसे कल को आप या मैं सोचे कि हम पॉलिटिक्स में उतर जाएं, ठीक है, मान लीजिए कोई उतर जाए हम में से जिसकी बैकग्राउंड नहीं है, उसने इलेक्शन लड़ा, इतने हजार तरह के झंझट आएंगे जो उसने सोचे भी नहीं होंगे कभी। और मेरे ख्याल से अधिकांश नेता लोग इस प्रोसेस में बर्बाद हो जाते होंगे, संभाल नहीं पाते होंगे। रेयर बात होती है कि कोई संभाले। जैसे अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सीएम बना तो रात दिन वो आगे उगलता रहता था, मोदी जी मोदी जी, ये सब चलता रहता था। 4-5 साल लग गए उसको ये समझने में कि पॉलिटिक्स किस तरह से की जानी चाहिए।
कि काम पे बात करो, न कि केवल विरोध करो। अब इतने 4-5 साल हर व्यक्ति को मिलते भी तो नहीं है ना प्रयोग करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसने बचपन से पॉलिटिक्स को देखा है, जो इंदिरा गांधी की गोदी में बैठ के गीला करता हो, तो समझ रहे हैं उसकी हैसियत सोचिए, राहुल गांधी की। और कैबिनेट मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति से चिकोटी काटते हो बचपन में। राष्ट्रपति जी वो बॉल बैट से बॉल मारा, राष्ट्रपति भाग रहे हैं बॉल लाने के लिए, लो बेबी लो, फिर मारा, फिर राष्ट्रपति जी भागे बॉल लाने के लिए। जो इस माहौल में रहा होगा, जिसके घर में बातें क्या होती होंगी कि पापा कह रहे हैं कि ऐसा करो कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, कहाँ क्या लगा लो? कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दो। इसे बचपन में सुन लिया कि अच्छा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ऐसी बातें सुनते सुनते बड़ा हो रहा है। उसका तनाव, पापा पीएम है, पापा बैठे हैं, 3 मंत्री बैठे हैं, बच्चा खेलते हुए अंदर चला गया और बात चल रही है कि श्रीलंका में ऐसी स्थिति हो गई, आईपी की अब भेजनी पड़ेगी वहां पर। तो बच्चा बैठ के सुन रहा है कि अच्छा अच्छा भेजो पापा, बढ़िया भेज दो। अब इसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का जो लेवल है, ये जब पॉलिटिक्स में आएगा तो संभावना, गारंटी नहीं है, राहुल गांधी ने साबित किया गारंटी नहीं होती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि ये व्यक्ति बाकियों की तुलना में ज्यादा जल्दी चीजों को सीख लेगा, क्योंकि इसने बचपन से सीखा है। तो मेरे उस दोस्त ने उस समय एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। वो सीए भी था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बाद में आईएएस बना। तो मैंने कहा सीए क्यों बनेगा, आईएएस बना? तो बोला कि मारवाड़ीज आर बोर्न हाफ सीएस। मारवाड़ी पैदा होते ही आधा सीए हो जाता है, बाकी केवल एग्जाम पास करने होते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो तब तो मैंने इसको मजाक समझा, लेकिन अब लगता है वो ठीक कह रहा था। क्योंकि जिस घर में रात दिन बात इस तरह की होती होगी कि अरे इतनी पेटी आई है, ये पेटी वहां लगा दो, इतना ब्याज मिल रहा है वहां लगा दो, यहाँ से हटा दो वहां लगा दो, ये पैसा इधर करना है, ये पैसा वहां करना है, हुंडी चेक पता नहीं क्या क्या सारे शब्द सुनता होगा। आपने हवाला पहली बार जीएस में पढ़ा होगा, वो 8 साल की उम्र से हवाला करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आप पढ़ते हैं, एक्ट फेरा फेमा पढ़ते हैं, वो सब काम करके बड़े हुए हैं। तो उनकी जो ट्रेनिंग का लेवल है वो लेवल अलग हो जाता है। और महात्मा गांधी इस बात को बड़ी शिद्दत से मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था की सबसे अच्छी बात है कि अपने प्रोफेशन की ट्रेनिंग बचपन से मिलती रहती है। और जब तक आप युवा होंगे तब तक जाने अनजाने में ही इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि एक व्यवसाय आपके लिए तैयार हो जाता है। और जब एक ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग घर के अंदर मिल सकता है तो फिर हम क्यों अलग से उसका प्रयास करें, अलग से व्यवस्था करें। ये उनका वर्ण व्यवस्था के पक्ष में जो तर्क है उनमें से एक तर्क ये है। तर्क ऐसा नहीं कि अंतिम तर्क है, लेकिन एक तर्क उनका ये आता है। और इसलिए वो इस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि वैश्य समुदाय का व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रियाओं में ज्यादा प्रखर और सक्षम है। ये मैं मानता हूं क्योंकि वैश्य समुदाय के व्यक्ति का स्वधर्म है आर्थिक क्रियाओं में शामिल होना। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्पादन न हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्पादन केवल सार्वजनिक हो। वो तो राज्य को खत्म करने के मूड में है। जब राज्य खत्म कर देंगे तो कैसे उत्पादन सार्वजनिक तरीके से होगा? वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और जिन व्यक्तियों को वैश्य समुदाय में जन्म मिला है उन्हें व्यापार वाणिज्य उद्यम की दुनिया में सफल होना चाहिए।